वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम पार्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट वन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बीकॉम और एटीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। और आज आपको सेक्शन नंबर बी करवाया जा रहा है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। सेक्शन नंबर ए ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। तो शुरू करते हैं आज के सर ट्यूटोरियल को। सो नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं। तो अब इनको हम समझते हैं। नेशनल इनकम को हम समझते हैं। सो नेशनल इनकम मेजर द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एनुअली। नेशनल इनकम के जरिए क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू यानी कि जो मनी वैल्यू, जो पैसे के अंदर वैल्यू है किनकी, गुड्स और सर्विसेज की, जो सामान बना या सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर। और एनुअली नॉर्मली तौर पर एक साल ही लिया जाता है। तो एक साल के अंदर जितना भी सामान बना या सर्विस प्रोवाइड की गई उसकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू है जिसको हम कहते हैं, वो जो है उसको निकालेंगे। तो वही चीज़ हम नेशनल इनकम के अंदर मेजर करते हैं। और इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है तमाम गुड्स और सर्विस जिनको प्रोड्यूस किए गए डोमेस्टिकली, एक कंट्री की बॉर्डर के अंदर जिनको प्रोड्यूस किया गया, उन्हीं की वैल्यू को काउंट किया जाएगा। और एक साल के अंदर उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उनको। जबकि जीएनपीएन के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो जीडीपी हमने निकाला जो ऊपर आपको बताया है, उसी के अंदर अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आने वाली जो नेट इनकम है, उसको हम जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको शामिल कर लेंगे तो वो जीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगी, जीडीपी। और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट आती है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को भी हम कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन से मुराद क्या होता है, इसकी डिटेल तो खैर अकाउंटिंग के अंदर आती है, लेकिन ये कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो फिक्स एसेट्स पे चार्ज की जाती है। अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ जो फिक्स एसेट होते हैं उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाती है। जैसे कि घर है, घर डेप्रिशिएट होता है, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है या उसको डिमोलिश करने की ज़रूरत होती है दोबारा से बनाने की। और इसी तरह से गाड़ियाँ हैं या मशीनरी है, उनको भी रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत होती है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर पहले की तरह नहीं रहती। तो जितने भी फिक्स एसेट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, तो इसलिए उन पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जाती है। तो इसके ज़रिए जो है वो सस्टेनेबल इनकम जो है शो की जाती है। और ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम की बात करें, पर्सनल इनकम टोटल इनकम जो इंडिविजुअल्स को मिली। लेकिन अगर डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो जो उन्होंने टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद जो उनके हाथों में रही सेविंग और स्पेंडिंग के लिए, उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट द मेथड्स ऑफ या फिर एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो तीन प्राइमरी मेथड है। सो पहला प्रोडक्ट मेथड होता है, इसमें कैलकुलेट किया जाता है जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की, यानी कि फाइनल कौन सी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू पैसों के हिसाब से, गुड्स और सर्विस जिनको बनाया गया है। और इसमें से फाइनल को शामिल किया जाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल को शामिल नहीं करेंगे, ना फिर ना हम सेमी फिनिश को। क्यों? ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके, बार बार ना काउंट कर ले, पता चले रॉ मटेरियल को भी काउंट कर लिया हमने और फिनिश को भी काउंट कर लिया। तो इसी वजह से हम एक ही बार फिनिश को काउंट करते हैं, यानी कि जो सामान बन गया या जो सर्विस प्रोवाइड कर दी गई बस। और एक्सक्लूड कर दिया हमने इंटरमीडिएट गुड्स को, ऐसे तमाम गुड्स को जो अभी बन के तैयार नहीं है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। इनकम मेथड के अंदर हम देखें तो सम किया जाता है, तमाम जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उनको एक जमा कर लेंगे, जिसमें वेजेस हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन तमाम को हम जमा करके निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में एग्रीगेट किया जाता है, जमा करते हैं हम किसको, जो स्पेंडिंग होती है किसके ऊपर, कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, नेट एक्सपोर्ट पे, ताकि इकोनॉमिक स्पेंडिंग पैटर्न को हम शो कर सकें। नाउ द कंजम्पशन, सेविंग एंड डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट्स आते हैं सेविंग और कंजम्पशन के। कंजम्पशन और सेविंग की कंपोनेंट होते हैं, एग्रीगेट डिमांड को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। कंजम्पशन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम देखें तो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसमें डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, जो कि पीछे भी आपको बताया गया था कि वो इनकम होती है जो टैक्स वगैरह देने के बाद होती है। अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो इसी वजह से कंजम्पशन भी कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। और वेल्थ से भी फ़र्क पड़ता है, कितनी वेल्थ क्रिएट हो रही है, वेल्थ बन रही है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, ज़्यादा या कम चल रहा है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना बेहतर है, कॉन्फिडेंस से भी फ़र्क पड़ता है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, इकोनॉमी के बारे में क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। अब जिन चीज़ों की लोगों को पता है प्राइस बढ़ने वाली है तो लोग पहले ही उनको बाय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सी चीज़ें बहुत होती हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग की हम बात करें तो सेविंग भी डिपेंड करती है कई सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि इनकम लेवल, कितना ज़्यादा इनकम लेवल है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। अच्छा, सेविंग तब बढ़ती है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि लोग पैसा रखवाते हैं कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और इन्फ्लेशन, महंगाई से फ़र्क पड़ता है। और जो प्रिकॉशनरी मोटिव होते हैं,
ये प्रिकॉशनरी से मुराद जो हिफाजती तौर पर लोग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सेविंग बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट भी होता है, जो कल्चरल और सोशल है, यानी कि लोगों सोसाइटी में क्या समझा जाता है और कल्चर का क्या असर होता है लोगों के ऊपर। इससे भी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन और सेविंग देखने में आता है। मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के सेविंग पैटर्न और कंजम्पशन देखने में आती है। अब लोगों का ध्यान अगर इस चीज़ की तरफ गया हुआ है कि बैंकों में पैसा रखवाने से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर लोग जाएंगे सेविंग्स की तरफ। सो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की हम बात करें तो अंडरस्टैंड करना इन डिटर्मिनेंट्स को ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को स्टेबलाइज करने में, डिमांड भी और प्रमोट करने के लिए जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको। नाउ द इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर एनालिसिस, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड मैचेस द एग्रीगेट सप्लाई इंश्योरिंग प्रोड्यूस आउटपुट इज परचेस। इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, यानी कि ये डिमांड है एग्रीगेट और ये एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहते हैं उस पॉइंट को है। जनरली अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम सिमिलर वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब नेशनल इनकम के अंदर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम बराबर होता है जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मैच कर जाता है एग्रीगेट सप्लाई को, तो तमाम जितना भी आउटपुट बना है उसको ही ख़रीद लिया जाता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी की हम बात करें इक्विलिब्रियम को देखा इस तरीके से भी जा सकता है कि जहाँ पर प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रही है, दोनों बराबर होंगे, प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट, और जो इस इनकम स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया गया। और इम्पैक्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, अच्छा डिसइक्विलिब्रियम से मुराद ये कि डिसइक्विलिब्रियम से हटा जाएगा अगर, तो क्या नतीजा निकलेगा, या तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, डिफ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इन्फ्लेशनरी यानी कि महंगाई का दबाव, डिफ्लेशनरी उसका उलट है। और तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये प्रेशर रिक्वायर करते हैं, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट को रिक्वायर करते हैं। तो जो ग्राफ है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, वो विजुअली तौर पे ये बताता है कि कैसे चेंज आने से डिमांड या सप्लाई में अफेक्ट होता है जो इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है उसके अंदर। नाउ द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, अब डेफिनेशन अगर देखें तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ये बताता है कैसे इनिशियल चेंज जो आता है इन्वेस्टमेंट में उससे मैग्नीफाइड चेंज आता है, एक बड़ा चेंज देखने में आता है नेशनल इनकम के अंदर। और डिफाइन किया जाता है इसको एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट के तौर पर। यहाँ पर के जो है वो बराबर होता है 1/1 माइनस MPC के, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसको कहा जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल MPC 0.8 है तो जो इसका मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने में आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब है कि $1 इंक्रीज होना इन्वेस्टमेंट में, नतीजा निकलेगा $5 इंक्रीज इन इनकम के अंदर। सो ये प्रोसेस होता है क्योंकि इनिशियल स्पेंडिंग जो होती है वो जनरेट करती है इनकम, दूसरों के लिए भी इनकम जनरेट करती है वो। और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर होता क्या है कि वो फिर स्पेंड करते हैं पोर्शन, और इससे सक्सेसिव राउंड होता है एक्सपेंडिचर के लिए। सो सिग्निफिकेंस इसकी है किन्जियन इकोनॉमिक्स के अंदर, किन्जियन इकोनॉमिक्स आगे आ रहा है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। किन्जियन कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो क्या है कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। सो मल्टीप्लायर हाईलाइट करता है जो इन्वेस्टमेंट की रोल होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके लिए। सो नाउ दी किन्जियन थ्योरी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अब ये किन्जियन के बारे में भी आता है। किन्जियन का कॉन्सेप्ट आया किन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। अगर हम देखें लास्ट सेंचुरी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा वक्त आया कि जब ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं इकोनॉमीज़ का बहुत बुरा हाल था। अब उस वक्त जो है वो क्लासिकल इकोनॉमी जो है उस वक्त थी तो वो फेल हो गई थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल हो गए थे ग्रेट डिप्रेशन से निकालने में इकोनॉमीज़ को। तो फिर किन्जियन ने कॉन्सेप्ट दिया, जो किन्जियन स्कूल ऑफ थॉट आया। किन्जियन एक इकोनॉमिस्ट थे बड़े बड़े, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जो किन्जियन थ्योरी जो दी, तो इसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। और इसके मुताबिक अगर हम देखें सो एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली अफेक्ट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है इनकम भी और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है एक इकोनॉमी के अंदर। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो का कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था इकोनॉमीज़ में। सो फिस्कल पॉलिसीज़ का गवर्नमेंट जो इस्तेमाल करती है और इसके ज़रिए वो स्टिमुलेट करती है डिमांड या रिसेशन के दरमियान और कंट्रोल करती है बूम्स के दरमियान। यानी कि अगर डिमांड गिरी हुई है तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ताकि डिमांड को उठाया जाए, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो स्पेंडिंग को रोकेगी, और वो होता है बूम पीरियड के दरमियान। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से जो है वो
कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को जहाँ पे भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरी होगी फिजिकल पॉलिसीज़ के ज़रिए। फिजिकल पॉलिसी में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेस। कब टैक्स लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, कब नहीं लगाना चाहिए, और कब स्पेंड करना चाहिए और कब नहीं। सो कॉन्ट्रास्ट विथ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल जो थ्योरी थी उसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट करती थी। और क्लासिकल के मुताबिक मार्केट जो वो खुद से ही ठीक हो जाती है, इनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट क्लासिकल का देना था, और इन्होंने एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि मार्केट जो है वो खुद अपने आप को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेगी बगैर किसी इंटरवेंशन के। तो ये चीज़ बुरी तरह फेल हुई जब ग्रेट डिप्रेशन आया। सो मॉडर्न इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की हम बात करें, किन्जियन प्रिंसिपल गाइड करता है पब्लिक स्पेंडिंग, टैक्सेशन और इंटरेस्ट रेट डिसीजन स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमीज। नाउ दी MEC यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। MEC represents the expected profitability of one additional unit of capital investment of a firm. So MEC से मुराद जो expected profitability होती है, एक एडिशनल जो यूनिट होता है कैपिटल का, एक एक्स्ट्रा जो यूनिट होता है कैपिटल का, उससे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको हम MEC कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैक्टर होता है ये। सो ये इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि फर्म जो है वो कंपेयर करती है MEC को जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं। अगर MEC एक्सीड कर जाता है इंटरेस्ट रेट को, इन्वेस्टमेंट जो है इनकरेज की जाती है, और अगर नहीं होता तो इसको डिक्लाइन कर दिया जाता है। सो MEC जो है इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये डिपेंड करता है फ्यूचर डिमांड के ऊपर, फ्यूचर डिमांड एक्सपेक्टेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होती हैं उनके ऊपर भी, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। सो जो फ्लक्चुएशन होती है MEC के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, ट्रेड साइकिल्स को अफेक्ट कर रही होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को भी। सो नाउ द गैप्स, ट्रेड साइकिल्स एंड इन्वेस्टमेंट टाइप्स। सो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट आता है। इन्फ्लेशनरी गैप की अगर हम बात करें, सो अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड सरपासेस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, कॉजिंग प्राइजेस राइजिंग प्राइजेस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो इन्फ्लेशनरी गैप तब देखने में आता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से भी ज़्यादा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड में इजाफा अगर हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने में आएगा, और उसकी वजह से प्राइस भी जो है उसके अंदर भी इजाफा देखने में आएगा। और डिफ्लेशनरी प्रेशर इसका उलट है, हैपेंस व्हेन डिमांड इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशनरी इफेक्ट। डिफ्लेशनरी प्रेशर इसका उलट होता है कि जब डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम आ रही है, यानी कि डिमांड में कमी है, उससे बेरोज़गारी भी होगी, रिसेशनरी इफेक्ट भी हमें देखने में आएगा, क्योंकि जब डिमांड ही इतनी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच रही, तो फिर लोगों को एम्प्लॉय ही नहीं किया जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट देखने में आएगी, रिसेशनरी प्रेशर, रिसेशनरी इफेक्ट देखने में आएगा रिसेशन की तरफ, यानी कि। और पॉलिसी रिस्पॉन्स अगर हम देखें, सिर्फ पॉलिसी इसके रिस्पॉन्स में क्या किया जाए, सो पॉलिसी मेकर एडजस्ट करें इंटरेस्ट रेट को उसी के मुताबिक। अगर डिमांड में कमी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, और टैक्सेशन उसी के मुताबिक टैक्स लगाया जाए और स्पेंडिंग की जाए, ताकि जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जाए, और जो इक्विलिब्रियम है उसको रिस्टोर किया जाए, इक्विलिब्रियम को बहाल किया जाए। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये, और जितनी डिमांड है फिर उतनी ही सप्लाई यानी कि हो, ऐसा पॉइंट आ जाए। सो नाउ द ट्रेड साइकिल एंड इन्वेस्टमेंट टाइप की अगर हम बात करें, सो ट्रेड साइकिल से मुराद पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इसमें जो है वो क्या होता है कि 4 पीरियड देखने में आते हैं हमें, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। सो बूम जो है वो सबसे, इकोनॉमी जो है वो सबसे ऊपर होती है, फिर रिसेशन आता है, नीचे की तरफ जाती है इकोनॉमी, और डिप्रेशन सबसे नीचे जब आ जाती है उसको कहते हैं रिकवरी फेज़ होता है, जब वो सबसे डिप्रेशन से दोबारा उठ के बेहतरी की तरफ जाती है। सो इससे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देती है। अब इन्वेस्टमेंट में हमें ऑटोनोमस और इंड्यूस दिखाई देती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड ड्रिवन बाय पॉलिसीज और इनोवेशन सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है इनकम से, इसलिए इसको ऑटोनोमस कहा जाता है, और ये आती है पॉलिसीज या इनोवेशन से और सपोर्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि इंड्यूस जो है वो ये वेरी करती है इनकम के साथ, इनकम के साथ इसमें फ़र्क पड़ता है।
और इंक्रीज़ होती है बूम में, डिक्रीज़ होती है रिसेशन में, इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की बात करें तो अंडरस्टैंड करना है ट्रेड साइकिल को हेल्प करता है फोरकास्ट करने में ट्रेंड्स, और डिज़ाइन करने में पॉलिसीज़ जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ के लिए। तो ये था आज का लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।